Hello, dear student. Welcome you all in your biology virtual class. Today, it's my second lecture on chapter 4, that is the reproductive health. Today, we're going to discuss regarding the scientific methods of birth control. The scientific methods of birth control. Clear? तो ये साइंटिफिक मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल के अंदर क्या क्या मेथड्स आता है जो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है हायरार्की। इस हायरार्की थ्रू से हम लोग को एक इन जनरल आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट आर द मेथड्स विच आर इन्वॉल्व इन बर्थ कंट्रोल। क्लियर? सो देखो, तो साइंटिफिक मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल को हम लोग दो में क्लासीफाई किया है। एक होता है नेचुरल और द ट्रेडिशनल मेथड्स, और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड्स। क्लियर? सो एक हो गया नेचुरल मेथड, एक हो गया आर्टिफिशियल मेथड। विद इन द नेचुरल मेथड्स देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड्स which we used for birth control measures. First one is the coitus interruption, second one is the rhythm period, and third one is the lactational amenorrhea. ये टोटल 3 एस्पेक्ट है जो कि ना नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर क्या क्या आता है? आर्टिफिशियल के मेथड्स के अंदर फिर से 3 टाइप होता है। फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल बैरियर, नेक्स्ट वन इज द केमिकल बैरियर या केमिकल मेथड्स, एंड द लास्ट वन इज द स्टेरिलाइजेशन और द सर्जिकल मेथड। ये 3 टाइप होता है आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर। अब ये 3 मेथड्स के अंदर भी सब मेथड्स है। क्या क्या है? मैकेनिकल के अंदर अगर हम लोग पढ़ने के लिए जाएगा, देयर इज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल बैरियर। First one is the condom, second one is the diaphragm or the cervical cap, and the third one is the intrauterine device, in short IUDs. Clear? These 3 categorized under the mechanical barrier. In chemical barrier or chemical methods, there are another 3 subtypes. First one by the using of spermicidal tablet, second one is the physiological or oral device, and the last one is the injectable or implants. These 3 are under chemical methods. And lastly, within the sterilization or the surgical method, there is a 2 type. One is the male sterilization called the vasectomy, another one is the female sterilization called the tubecotomy. So ये जो different types of birth control methods है, उसके बारे में अभी हम लोगों को डिस्कस करना है इन डिटेल्स। क्लियर? सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल और द ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसके अंदर 3 टाइप होता है। देखो यहाँ पे 3 टाइप लिखा दिया है। वन इज द कोइटस इंटरप्शन, सेकेंड वन इज द रिदमिंग पीरियड, एंड द थर्ड वन इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया। So first one, what is coitus interruption? Coitus interruption means it involves the withdrawing penis by the male partner before ejaculation or insemination, so that the semen is not deposited in the vagina. Clear? So अगर vagina में अगर semen deposit ही नहीं होगा तो fertilization का chances बहुत ही कम हो जाता है। So it's the oldest method of voluntary fertility control. Clear? So coitus interruption basically means the withdrawing the penis by male partner before its ejaculation or insemination, so that the semen is not deposited in the vagina and the couple can easily control the birth. Next one is the rhythm period. ठीक है, rhythm period बहुत important है। देखो, a week before and after menstrual phase are supposed to be the safe period for sexual intercourses. It reduces the chances of pregnancy by about 80%. ठीक है, सो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया था, उसका डिफरेंट फेज भी हम लोग पढ़ लिया था। ठीक है ना? हम लोग को पता है कि ओव्यूलेशन कब होता है। जनरली अगर 28 डेज का साइकिल होने से ओव्यूलेशन कब होता है?
एट द डे ऑफ 14. सो ओव्यूलेशन होने के बाद फिर वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में होता है. सो फैलोपियन ट्यूब में अगर ओवम रहेगा तब फर्टिलाइजेशन का चांसेस होगा, ठीक है ना. पर ये ओव्यूलेशन होने के लिए एटलीस्ट 14 डेज लगता है. अब ओव्यूलेशन के बाद ये जो ओवम है फैलोपियन ट्यूब में अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 24 आवर्स लिविंग कंडीशन में हो सकता है. सो विद इन 24 आवर्स अगर कोई स्पर्म प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट में तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है. सो रिदम पीरियड में क्या बोल रहा है, ए वीक बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग के एक वीक पहले एंड 1 वीक बाद, ये टाइम में क्या होगा, अगर मान लो ब्लीडिंग का 1 वीक आफ्टर तब तो ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है. सो अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है सो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो हम तो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है. क्लियर. अगर 1 वीक बिफोर बोलने से 1 वीक बिफोर मतलब क्या हो जाएगा, वो टाइम में ऑलरेडी ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम ऑलरेडी डेड हो चुका है, ठीक है. ओवम ऑलरेडी डेड हो चुका है. सो डेड ओवम के साथ भी स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो इसीलिए रिदम पीरियड मतलब होता है ए वीक बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज सपोज टू बी द सेफ पीरियड फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, ठीक है ना. द पीरियड फ्रॉम 12 to 18 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइकिल को एक बार इमेजिन कर लो, जो 1 डे से लेकर 28 डेज तक का होता है, उसमें 12 to 18 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द डेंजर और रिस्क और फर्टाइल पीरियड. अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. क्यों? क्योंकि ये टाइम में 12 to 18 डेज के अंदर कहीं पे भी कभी भी किसी में दिन में भी ओव्यूलेशन हो सकता है. सो ये टाइम में ओव्यूलेशन होने का चांसेस होता है 100%. सो अगर एक बार ओव्यूलेशन हो गया सो ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा. सो फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसीलिए ये पर्टिकुलर 12 to 18 डेज का जो गैप है, ये गैप जनरली डेंजर और रिस्क जोन होता है. इस पर्टिकुलर टाइम में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड इफ दैट कपल अवॉइड द प्रेगनेंसी. क्लियर. थर्ड वन इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया. तो लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, पर्चुरेशन के बाद मतलब आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी, उसके बाद मदर्स बॉडी में कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है अप टू 6 to 7 मंथ तक. ये टाइम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्दर रिपेयरिंग में लग जाता है. जो डैमेज हुआ है लास्ट 9 मंथ से उसका रिपेयरिंग का काम चलता है आफ्टर पर्चुरेशन, ठीक है. सो ये टाइम में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है सो ओवम रिलीज नहीं हो रहा है. क्लियर. सो फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत कम हो जाता है. वही लिखा है इधर. सो लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर क्या हो रहा है, द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पर्चुरेशन द मदर डज नॉट अंडरगो मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, सो द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नियरली नील, ठीक है. सो दिस 3 आर categorized under the natural or traditional methods. Now we have to look for artificial method. Artificial methods के अंदर क्या क्या होता है, जैसे पहले बोला था फर्स्ट जो होता है वो होता है मैकेनिकल या बैरियर मेथड, ठीक है ना. सो मैकेनिकल या बैरियर मेथड में क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है कॉन्डोम. सो कॉन्डोम दिस आर द रबर और लैटेक्स सीड्स व्हिच पुट ऑन पेनिस बिफोर स्टार्टिंग द कोइटल एक्टिविटी. क्लियर. दिस पॉपुलरली नोन एज निरोध. At the same time, generally condom made for the male partner, but nowadays female condoms are also available, which is called the femidoms. Clear. Condoms not only prevent the unwanted pregnancy but also prevent the spread of STD, sexually transmitted disease, जो बहुत ही खतरनाक होता है. sexually transmitted disease को अगर prevent करना है then condom use करना चाहिए ही चाहिए होता है. एसटीडी लाइक एड्स, साइफिलिस, ऐसा बहुत सारा डिजीज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. उस डिजीज को स्प्रेड को रोकने के लिए, इन्फेक्टेड होने से रोकने के लिए खुद को should use condom. Condom not only prevent the unwanted pregnancy but also prevent the spread of STD. Clear. Second one is the diaphragm, or you can say sometimes cervical cap. Clear. So diaphragm and cervical cap made up of rubber and fitted in the vagina of female to check the entry of sperm in the uterus.
सो सर्विकल कैप या डायफ्राम एक रबर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिखाया है, देखो एक स्ट्रक्चर है जो कि ना सिंपली जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, जो वेजाइना और सर्विक्स के रीजन में जो ओपनिंग है उस ओपनिंग में सुइटेबली फिट हो जाता है। इससे क्या होता है कि आफ्टर द इजैकुलेशन द सीमेन कैन नॉट पास थ्रू द सर्विक्स, मतलब यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो वेजाइना के अंदर ही रह जाता है। इससे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी रोक सकता है। ठीक है ना। सो यहाँ पे कुछ हम डायग्राम भी दिया चुका है, जैसे ये हो गया इंटरनल कंडम, ये हो गया एक्सटर्नल कंडम, ठीक है, ये हो गया डायफ्राग्राम। सो डायफ्राग्राम और कॉन्डम के अंदर अगर डिफरेंस किया जाए तो डायफ्राग्राम या सर्विकल कैप होता है रीयूजेबल, बार बार यूज कर सकते हैं, पर कंडम्स आर नॉन रीयूजेबल, ठीक है, सिंगल टाइम यूज करने का होता है। नेक्स्ट जो होता है थर्ड में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, शॉर्ट फॉर्म होता है IUDS, इंट्रा यूटेराइन, नाम से ही पता करना है ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन, मतलब यूटेरस में ऐसा कुछ डिवाइस प्लेस करेगा जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। So these are inserted by the doctors or expert nurses in the uterus through vagina. It's a non-surgical, ये बहुत important है, non-surgical, clear, non-surgical, मतलब इसमें कुछ सर्जरी का जरूरत नहीं होता है, एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के थ्रू से सिंपली दे कैन प्लेस दैट डिवाइस विद इन द यूटेरस, क्लियर। सो इंट्रा यूटेरियन डिवाइस के अंदर क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है नॉन मेडिकेटेड IUDS, जैसे लाइपेस लूप विच इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। सो ये नॉन मेडिकेटेड IUDs के अंदर ये जो लाइपेस लूप होता है, ये लाइपेस लूप अगर प्लेस करने से क्या होगा कि स्पर्म का फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है यूटेरस के अंदर। सो यूटेरस के थ्रू से जब पास करता है सो फैगोसाइटोसिस के दौरान स्पर्म कील हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग IUD, जिसके अंदर एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखो, एक होता है CUT कॉपर T, एक होता है CU7 कॉपर 7, और एक होता है मल्टीलोट 375। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग मतलब क्या होता है, एक सिंपली एक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं कॉपर T, ठीक है ना। दिस आर द स्ट्रक्चर विच सिंपली प्लेस्ड विद इन द यूटेरस, यूटेरस में सिंपली प्लेस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कॉपर आयन लीच होता है उस पर्टिकुलर मेटल से, वो कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। सो स्पर्म का जो मोटिलिटी है और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ड्यू टू द रेगुलर लीचिंग ऑफ कॉपर आयन फ्रॉम दैट कॉपर मेटल विच प्लेस्ड विद इन द यूटेरस, क्लियर। और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग IUD, जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, ठीक है। ये क्या होता है, इट मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स अनफेवरेबल टू द स्पर्म। ये कुछ हार्मोन रिलीजिंग IUD होता है, मतलब हार्मोन धीरे धीरे लीच करता है। ऐसा हार्मोन रिलीजिंग IUD को, डिवाइस को अगर हम लोग यूटेरस में प्लेस कर देने से क्या होता है, जो यूटेरस का जो एनवायरनमेंट है उस यूटेरस का एनवायरनमेंट को अनसुइटेबल कर देगा फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब तो पता है कि जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट होके एंडोमेट्रियम लेयर में आके बैठ जाएगा, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो अगर यूटेरस अगर अनसुइटेबल है फॉर इम्प्लांटेशन, सो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा सो एम्ब्रियो का फर्दर ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम by the use of that hormone releasing IUD, the cervix region, जो cervix region के थ्रू से जब वेजाइना से cervix होके यूटेरस होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है स्पर्म, तो ये cervix region को भी अनफेवरेबल बना देता है फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म का जो स्विमिंग है थ्रू द cervical region, वो जगह में भी अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है ताकि स्पर्म यूटेरस तक नहीं पहुंच सके। ओके, सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो कि ना मैकेनिकल या बैरियर मेथड्स के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा डायग्राम दिया हुआ है, इससे आइडिया हो सकता है ये चीज़ कैसे होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेगा
केमिकल मेथड्स। सो आर्टिफिशियल के अंदर हम लोग 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट तो हो गया मैकेनिकल, नेक्स्ट होगा केमिकल। केमिकल मेथड्स, केमिकली कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को। उसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो होता है क्या, spermicidal tablets. Spermicidal tablet simply means the tablet which able to kill the sperm present within the vagina. So just after ejaculation जो सीमेन प्रेजेंट होता है वेजाइना में उधर ही स्पर्म को किल कर दो। उसके लिए जो केमिकल यूज होता है वही हो जाता है स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स। It may be tablet, may be jellies, may be paste, or may be creams introduced in the vagina before the coital activity. Clear? So just before the sexual intercourses, the female partner can use jellies, paste, or creams in vagina, or they can simply consume tablets which directly kill the sperm. Okay, so the common spermicidal chemicals used are क्या क्या चीज़ से बनता है, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट etc. These are the chemical component of such spermicidal tablets or jellies or paste or creams. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स ऑफ स्पर्मिसाइड दिया हुआ है। देखो यहाँ पे स्पर्मिसाइडल फोम, कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म, कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्ट्स, टैबलेट्स, spermicidal jelly, contraceptive sponge, spermicidal creams and gel. So these are the different types of spermicidal agent which use directly to check the unwanted pregnancy. Second one is the physiological or the oral device. What is that? It means these are the hormonal preparation in the form of pills for the females. ठीक है, हार्मोनल प्रिपरेशन जो कि ना टैबलेट में होता है, हम लोगों को पता ही है जो प्रेगनेंसी होने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो ओवरियन हार्मोन होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग कोई टैबलेट के थ्रू से अगर ये हार्मोनल का जो पीक होता है, जो हम लोग पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन एक्टिविटी के दौरान कौन सा टाइम में कौन सा हार्मोन पीक में पहुंचता है, अगर वो टाइम में अगर हम लोग हार्मोन को थोड़ा सा हार्मोनल बैलेंस को अगर डिसबैलेंस कर देगा तब जाके यूटेरस आर नॉट सुइटेबल फॉर द कैप्चरिंग और इम्प्लांटिंग द एम्ब्रियो, और इसके थ्रू से हम लोग ओव्यूलेशन को भी डिले कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा पिल्स मार्केट में अवेलेबल होता है जो कि ना हार्मोनल प्रिपरेशन से बनता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन में या सिंपली एस्ट्रोजन से सिंपली प्रोजेस्टेरोन से, ऐसा बहुत सारा पिल्स मिलता है। ठीक है, द पिल्स आर यूजुअली स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन और द प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट विच वेरी लो साइड इफेक्ट्स, जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। ठीक है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, जैसे मैंने बोला था, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। मतलब सर्विक्स रीजन में बहुत म्यूकस होता है जो कि ना एक बैरियर की तरह रहता है फॉर स्पर्म। सो वो म्यूकस को अगर हम लोग ठीक कर देगा, थोड़ा सा और भी थिकनेस बढ़ा देगा म्यूकस को, तब जाके वो पैसेज और भी टफ हो जाएगा स्पर्म के लिए। ठीक है, सो बाय यूजिंग दैट पिल्स वी कैन सिंपली रेजिस्ट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और सिंपली अवॉइड द इम्प्लांटेशन और मेक द यूटेरस अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर? सोहेली बोल के एक इंडियन ब्रांड है, सोहेली, जो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, a new oral contraceptive for the females. It was developed by the Central Drug Research Institute CDRI Lucknow. Indian made है, CDRI ने ये बनाया था। It contains non-steroidal preparation, कोई steroidal hormone यहाँ पे नहीं होता है। It is once a week pill, very few side effects and high contraceptive value. जनरली मार्केट में बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ पिल्स होता है जो रेगुलर कंज्यूम करना पड़ता है अप टू 21 डेज तक। जो ब्लीडिंग फेज का जो टाइम होता है वो टाइम को अवॉइड करके रेगुलर कंज्यूम करना पड़ता है। बहुत सारा पिल होता है जो कि ना स्टेरॉइडल हार्मोन से बना हुआ होता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट बहुत होता है। सोहेली एक ऐसा पिल है जो नॉन स्टेरॉइडल है और वेरी लो साइड इफेक्ट होता है और ये रोज कंज्यूम करने का जरूरत नहीं होता है, वंस ए वीक, मतलब वीकली एक बार लेने से होता है। ठीक है, अब ये जो पिल्स है इफेक्टिव तो है पर इसका साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। क्या क्या साइड इफेक्ट होता है या ड्रॉबैक्स क्या क्या होता है? नौसा,
abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, breast cancer. These are the some symptoms, or these are the some drawbacks of oral contraceptive. Those couple are used regularly, that kind of devices can causes such type of disease or abnormalities in female body. Okay, so last one is the injectable or the implants. क्या है? Progesterone alone or in combination with the estrogen, same चीज, progesterone alone or in combination with estrogen is used by the females as injection or implants under skin. तो ये क्या होता है, देखो ये यहाँ पे जो लिखा है ना, सो सिंपली क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विथ एस्ट्रोजन और सिंपली प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग क्या करते हैं, स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं. स्किन के अंदर इंजेक्ट करने से क्या होता है, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ये हार्मोनल लेवल को चेंजेस कर देता है. जब हार्मोनल लेवल चेंजेस हो जाता है तब जाके ये ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग, ये सब काम थोड़ा डिले होता है या एबनॉर्मल हो जाता है. तब जाके प्रेगनेंसी का चांसेस, फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत कम हो जाता है. ठीक है. देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड दे आर इफेक्टिव विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस. जैसे हम लोग को इमरजेंसी पिल होता है कि कोइटस इंटरप्शन, सॉरी कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के विद इन 72 आवर्स के अंदर पिल्स लेना जरूरी होता है, वैसे ही इंजेक्टेबल या इम्प्लांट जो होता है ये भी विद इन 72 आवर्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ द कपल वांट टू अवॉइड द फर्टिलाइजेशन और अनवांटेड प्रेगनेंसी. क्लियर? सो दीज आर 3 डिफरेंट मोड ऑफ केमिकल मेथड्स. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आता है जो आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर थर्ड था, होता स्टेरिलाइजेशन और द सर्जिकल मेथड्स, जिसके अंदर मेल के लिए अलग से होता है, फीमेल के लिए अलग से होता है. सो पहले हम लोग देखते हैं मेल स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है. सो मेल स्टेरिलाइजेशन मीन्स द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस. एक उपाय है, टेस्टिस को रिमूव कर दो, तब तो टेस्टिस अगर रिमूव हो जाएगा तो सीमेंट स्पर्म प्रोडक्शन होगा ही नहीं, सो दे कैनॉट बी एबल टू फर्टिलाइज. ठीक है ना. इसका नाम होता है ऑर्किटोमी. एक उपाय है टेस्टिस रिमूवल, और एक उपाय जो होता है उसका नाम होता है वास्कोटोमी. वास्कोटोमी में क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिशन मेड ऑफ स्क्रोटल सैक. मतलब सिंपली क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, दिस आर द, जो पाइप दिख रहा है ब्लू पाइप, दिस पाइप इज कॉल्ड द वास डिफरेंशिया. सो वास डिफरेंशिया से अल्टीमेटली स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो वो वास डिफरेंशिया में कोई एक जगह में हम लोग क्या किया, यहाँ पे सिंपली काट कर दिया, तो कभी भी यूरेथ्रा तक पहुंच ही नहीं पाएगा. एक उपाय है. और एक उपाय क्या हो सकता है कि हम लोग काट करके इसको नॉट बना दिया, तो इससे भी क्या होगा, ये टेस्टिस से स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा अप टू यूरेथ्रा तक. सो अगर अप टू यूरेथ्रा तक नहीं जा रहा है, सो क्या नहीं होगा, इजैकुलेशन या इंसेमिनेशन नहीं होगा. सो इजैकुलेशन इंसेमिनेशन अगर नहीं हो रहा है तो डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन वेजाइना पॉसिबल ही नहीं है, सो प्रेगनेंसी नहीं होगा. ठीक है. ये एक टेम्पोररी मेथड्स है, पर जितना मेथड्स अभी तक हम लोग डिस्कस किया है उनमें से बेस्ट ये मेथड्स होता है जिससे प्रेगनेंसी या ओवर पॉपुलेशन को रोका जा सकता है. ठीक है. सो ये मेल के लिए हो गया वास्कोटोमी. अब फीमेल के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए भी एक हो सकता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी. एक फर्स्ट ऑप्शन है, ओवरी को रिमूव कर दो तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है, 0%. इसका नाम होता है ओवरिक्टोमी. ठीक है. और एक टर्म है जिसका नाम होता है ट्यूबकटोमी. ट्यूबकटोमी में क्या होता है, इसमें जो होता है फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होता है ओवम. ठीक है ना. सो फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या किया, यहाँ पे कट किया. ठीक है. फिर उसको टाई अप कर दिया. इससे क्या होगा, ये ओवरी से ओवम रिलीज होगा, ओवम तो जाएगा, पर जो स्पर्म वेजाइना होके, सर्विक्स होके, यूटेरस होके जा रहा है, ये पूरा तक नहीं आ पाएगा. यहाँ पे मान लो एम्पुलिस्टमस जंक्शन है, ये जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होना है, पर यहाँ पे स्पर्म को तो आना पड़ेगा और एक को भी आना पड़ेगा. एक तो आ जाएगा पर स्पर्म कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कट लग गया. ठीक है ना. तो इससे क्या होगा,
अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगा? सो दीज आर द फाइनल एंड अल्टीमेट मेथड टू अवॉइड द और टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ठीक है, मेल स्टेरिलाइजेशन और फीमेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग क्या कर लिया कि व्हाट आर द साइंटिफिक मेथड्स टू कंट्रोल द बर्थ। उसके लिए कुछ नेचुरल मेथड्स है और कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स है। आर्टिफिशियल नेचुरल मेथड्स के अंदर 3 टाइप था, ये फ्लो चार्ट में हम लोग देख लिया। ठीक है, 3 मेथड है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये 3 मेथड होता है नेचुरल के लिए, और आर्टिफिशियल के लिए भी 3 है, 1 2 3, जिसके अंदर फिर से 7 टाइप्स है। सो ये जो पार्ट है, ये पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि MCQ क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, सो that's all for today's lecture. In next class we go for new topic. Thank you.